कि देश का मतदाताओं का वह हिस्सा जो मोदी को वोट देना चाहता है, उसके मन में मोदी के प्रति जो अपेक्षाएं हैं वो शायद जरूरत से ज्यादा हैं। मोदी हो सकता है उन सभी आकांक्षाओं को, अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाए। ऐसे में मुझे डर है कि कहीं मोदी मतदाता के ओवर ऑप्टिज्म का शिकार या विक्टिम नहीं हो जाएं। आज आम मतदाता, मोदी का मतदाता उनसे अपेक्षा करता है कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो राम मंदिर बना देंगे, 370 धारा कश्मीर में हटा देंगे, पाकिस्तान को नाकों चने चबा देंगे, चाइना के बढ़ते प्रभाव पर अरुणाचल में रोक देंगे और न जाने क्या क्या कर देंगे। क्या सच में नरेंद्र मोदी महंगाई को खत्म कर पाएंगे, महंगाई को घटा पाएंगे, कीमतों को कम कर पाएंगे? क्या डीजल और पेट्रोल की प्राइसेस को एकदम से रिड्यूस कर पाएंगे? क्या रोजमर्रा की दूसरी चीजों की कीमतें घटा सकेंगे? क्या मार्केट फोर्सेस को, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट फोर्सेस को क्या कंट्रोल, टेम या गाइड कर पाएंगे? क्या ट्रेडर कम्युनिटी को सूटेबली हैंडल कर पाएंगे? ये सारे सवाल ऐसे हैं जिनका उत्तर आने वाला वक्त ही देगा। क्या भ्रष्टाचार खत्म कर पाएंगे? ये सारे सवाल आज मोदी के आने का इंतजार कर रहे हैं। अगर वो सत्ता में आते हैं तो निश्चित तौर पे एक निश्चित अवधि में, एक निश्चित टाइम फ्रेम में उनको इन सवालों का जवाब और इन सारे फ्रंट्स पे एक इंप्रेसिव परफॉर्मेंस देश के सामने देनी होगी, जनता के सामने देनी होगी। अन्यथा लोगों की आशा निराशा में जल्द ही बदल सकती है। तो आइए अब देखते हैं इंटरव्यू का शेष भाग। मेरा निज विचार है कि नरेंद्र मोदी भाग्य के धनी हैं। ऐसी कोई दैविक कृपा है जिससे तमाम विपरीत स्थितियों के बावजूद वे आज प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। कुछ ऐसा है जिसके चलते गुजरात में सफलता की कहानी लिखी गई। मैं खुद 3 दशकों से नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सफर का गवाह हूं। उनका गुजरात का मुख्यमंत्री बनना आकस्मिक था, तो उसके बाद वहां जो कुछ हुआ वह भी अनहोना है। हाँ, यह संयोग मामूली नहीं है कि जब से नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने हैं तब से वहां कोई प्राकृतिक आपदा नहीं हुई है। हर साल मानसून अच्छा रहा, विरोधी हाशिए में गए। कांग्रेस, मीडिया और तमाम तरह के विरोधियों ने उनका जितना जैसा विरोध किया उससे उल्टी उनकी अखिल भारतीय इमेज बनी। सो अपने को भाग्य, दैविक या डिवाइन कृपा का एक खटका है। इसे जब मैंने ईश्वर में उनकी आस्था के पहलू के साथ पूछा तो उनका यह जवाब था। मैं ईश्वरवादी हूँ, मैं आस्थावादी हूँ, मैं परम शक्ति में विश्वास करता हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मुझे उसको परेशान नहीं करना चाहिए। उसने मुझे यहाँ जिस काम के लिए भेजा है वो मुझे करना चाहिए, उससे नहीं करवाना चाहिए। ईश्वर को बार बार जाके परेशान मत करो, ये करो वो करो। वो उसने मुझे यहाँ भेजा है, उसने मुझे जो काम लेना होगा वो लेता रहे। उस नाते करूँवादी आप बिल्कुल के द्वारा होगा। हाँ, लेकिन हम लोग तो क्या है, सुबह शाम जा करके आरती उतार उसको कहते हैं ये करो वो करो, कि वो कोई हमारा एजेंट है क्या? परमात्मा ने हमें भेजा है, परमात्मा हमसे जो करवाएगा हमें करना चाहिए। परमात्मा जो सद्बुद्धि देगा तो सद्बुद्धि के आधार पर चलना चाहिए। बचपन से लेकर अभी तक आपका रोल मॉडल कौन रहा? वैसे मैं बचपन से स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रभावित रहा और पढ़ने का भी मेरे गांव की लाइब्रेरी थी तो ज्यादातर वही मिलता था और उसमें मूलतः बात देशभक्ति की होती थी। वे तो सन्यासी थे, आस्थावादी थे, परमात्मा में विश्वास करने वाले, लेकिन क्या कहते थे? सब भगवान को भूल जाओ, सिर्फ भारत माता को याद करो, ये कहते थे वो। ये चीजें मुझे बड़ी अपील करती थी। वो कहते थे दरिद्र नारायण की सेवा वो ईश्वर की सेवा है, गरीब का कल्याण करो ये भगवान का काम कर रहे हो। वो कहते हैं फुटबॉल खेलो, गीता बाद में सोचना। अब ये बातें जो है बड़ी क्रांतिकारी थी और इन चीजें मुझे पसंद आती थी। आपकी सबसे पठनीय, जो आपकी सबसे प्रिय पुस्तक जिसने आपको विचारों के नाते प्रभावित किया हो कोई? ज्यादातर तो मैं पहले तो बहुत पढ़ता था, बहुत पढ़ा हूँ बचपन में, तमाम तरह का साहित्य। मेरे गांव में जो लाइब्रेरी थी उसमें जो उपलब्ध था, छोटा सा गांव, छोटा सा परिवार, और लाइब्रेरी में जो उपलब्ध था मैं पढ़ता रहता था। लेकिन एक स्थिति ऐसी आई कि मेरा उससे नाता टूट गया है। इन दिनों तो जो नई चीज आती है उसको मैं पढ़ नहीं पाता हूँ और इसलिए चाहे आध्यात्मिक हो,
मनोवैज्ञानिक हो, कुछ हिस्ट्री की बातें हो, कुछ मानवीय रुचि प्रकृति प्रवृत्ति की बातें हैं। इन चीजों को मैं देखता रहता था। इन दिनों तो मैं पढ़ नहीं पाता। पर इन दिनों आपकी दिलचस्पियां कुछ, कोई हॉबी, कुछ ऐसी दिलचस्पी, फिल्म, संगीत, पुस्तक, ज्यादा कोई दिलचस्पी है या समय नहीं, बिल्कुल ही नहीं मिल रहा? दिलचस्पी तो बहुत है। मुझे संगीत सुनना अच्छा लगता है। जी, संगीत क्लासिकल या कुछ? इट डिपेंड्स। हाँ, इंस्ट्रूमेंटल संगीत मुझे ज्यादा पसंद आता है और मैं मानता हूं वो एक चेतना जगाता है। और भारत का संगीत तो मन को डुलाता है, पश्चिम का संगीत तन को डुलाता है। तो जो मन को डुलाता है वो जरा ज्यादा पसंद आता है। तो संगीत भी पसंद है। मुझे पहाड़ों पर जा करके टहलना बहुत अच्छा लगता है। हिमालय मेरी प्रिय जगह रही है। तो सब पसंद तो है नहीं, लेकिन मेरा एक प्रायोरिटी नहीं है। लेकिन बुनियादी तौर पर संघ के तमाम दूसरे प्रचारकों को देखते हो, ये देखते हो, आपकी जो दिलचस्पियां, आपकी जो ड्रेस से लेकर आपकी जो स्टाइल है, आपकी जो अंदाज है, वो बिल्कुल बहुत अलग से लगते हैं। उसकी तारीफ भी बहुत होती है। ये आपने कहां से, मतलब आपका ऑफिस दफ्तर देखे या तमाम चीजें जो ये कैसे हुआ? ये संस्कार कहां से आ गए? मैं बताता हूँ। ये एक भ्रम फैलाया गया है, किसी ने इसकी बारीकी नहीं देखी। मैं एक उदाहरण देता हूँ आज, और मैं चाहूंगा कि आपका टीवी दर्शकों के लिए बहुत ये दिलचस्पी वाला। बहुत साल पहले की बात है। एक प्रसिद्ध अखबार के सीनियर एडिटर, सुबह 7:30 बजे उनका फोन आया। मैं दिल्ली में रहता था, पार्टी का महासचिव था। उन्होंने फोन किया कि मोदी जी, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो मैंने कहा 10:30-11 बजे आ जाइए, मैं 11 रोड पे हूँ। नहीं बोले, मैं अभी आपके घर के दरवाजे बाहर खड़ा हूँ, अगर आप कहें तो। मैंने कहा आ जाइए भाई। तो मैंने दरवाजा खोला, अंदर ले आया। तो मैं वो भगवे कलर की लुंगी पहनता हूँ, तो मैं अपना, और मैं वो कंबल पे सोता था पहले, तो कंबल पे बैठा था, अखबार पढ़े थे, कुछ किताबें पढ़ी थी, और एक तांबे के लोटे में पानी भरा पड़ा था, और एक प्लास्टिक की कुर्सी थी। मैंने उनको बिठाया। एक कमरे में रहता था। एक रूलिंग पार्टी का महासचिव था मैं। इतने बड़े देश की रूलिंग पार्टी का मैं ऑर्गेनाइजिंग महासचिव था। मैं ऐसे रहता था। उनको बिठाया। मैंने उनको पूछा, चाय पियोगे क्या? तो बोले हाँ पीऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आता हूँ। तो मैं एक ग्लास लेकर के बाहर गया फुटपाथ पे। जब फुटपाथ की लॉरी पे चाय बिकता है, वहां से चाय लेके आया। मैंने उनको चाय पिलाया। फिर मैं उनको पूछा क्या काम था? तो बहुत परेशान थे वो। मैंने कहा क्या काम था बताइए ना, आप सुबह सुबह आए तो कुछ तकलीफ हो गया आपको? नहीं कुछ काम नहीं, ऐसे ही आया। मैंने कहा नहीं भाई, कोई पत्रकार सुबह उठ करके आ जाए, ये संभव ही नहीं है, कुछ तो होगा। मैंने कहा नहीं भाई, मैंने कहा नहीं यार, तुम आज बता दो। तो बोले ऐसा है कि हमारे मैगजीन ने तय किया है कि जो आरएसएस बैकग्राउंड के लोग, प्रचारक राजनीति में आए हैं, उनकी जीवन शैली बदल गई है, तो उस पर हम एक स्टोरी करना चाहते हैं, और उसमें आपका भी नाम है कि आपकी जीवन शैली बदल गई है। मैंने कहा जो देखा, तो बोले ये देख करके मैं परेशान हूं कि मैं स्टोरी क्या करूं। बोले हम लोग तो सुनते थे, बोले ऐसा है ही नहीं। मैंने कहा अब मेरी रिक्वेस्ट है, ये स्टोरी को छापो। देश का दुर्भाग्य है उस मैगजीन ने उस स्टोरी को किल कर दिया। पता नहीं क्या क्या चलता है। ये सिंपल मैं चश्मा पहनता हूं, लेकिन लगाते हैं कि मैं कोई बहुत बड़ी कंपनी का चश्मा पहनता हूं, कि सिंपल खद्दर का कपड़ा है। लेकिन अगर मैं ढंग से जीता हूं और परमात्मा ने जो बदन दिया है, उस बदन पर कोई चीज शूट करती है, तो आपने मुझे ऐसा बना के रखा है। जो ढंग से जीना है वो सहज है, वो कृत्रिम नहीं है। ये आप दो चीजें हैं जी। क्या साफ सुथरा जिंदगी नहीं होनी चाहिए क्या? जी जिंदगी साफ सुथरी नहीं होनी चाहिए जी। मैं हैरान हूं जी किस प्रकार से चीजें चलाई अब, लेकिन अब दिन रात हम कहां लोगों को सफाई देने जाएंगे। मोदी जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है, आपके जीवन के सबसे सुखद पल या सुखद वक्त कौन सा रहा, या सबसे और दुखद कौन सा वक्त रहा? अगर मेरे जीवन में सुखद वक्त अभी आया नहीं है। मेरा उस सुखद वक्त का लक्ष्य मेरे गरीब से गरीब परिवार के पास रहने को जब घर होगा, बूढ़ों के लिए दवाई की व्यवस्था होगी, बच्चों के लिए शिक्षा होगी,
किसान को आत्महत्या न करनी पड़ती, मतलब वो मूल जो विचार के लिए भटकना नहीं पड़ता, जो प्रचारक वक्त बनते हुए विचार, मूल विचार, ऐसी मेरी जब भारत माता होगी, ऐसा मेरा देश होगा, तब जाकर के मुझे संतोष और सुख होगा। तब तक सुख कैसा, चैन कैसा। दुखद क्षण कौन से रहे आपके? मैं दुखों की कभी गिनती नहीं करता हूं, न उस पर अपना समय खराब करता हूं। एक अंतिम सवाल कि संघ और आरएसएस के संस्कार से आप निकले हुए में उसमें एक सामूहिकता, एक उसको लेकर ये बहुत कहा जाता है कि सामूहिक तौर पर विचार विमर्श तमाम है। आपको लेकर एक मोटे तौर पर ये धारणा भी जैसे बनी हुई है कि आप अकेले अपने निर्णय करते हैं, इसको लेकर क्या ये धारणा, इसकी क्या वजह? जी, ये जो मेरे रहन सहन और कपड़ों को लेकर के जो झूठ चलाया गया है, एक दूसरा झूठ है, क्योंकि मुझ पर कोई गंभीर आरोप तो लगा नहीं पा रहे हैं, तो एक हल्का फुल्का ये आरोप चलाते रहते हैं। इतना बड़ा गुजरात जिसमें जो बदलाव आया, क्या कोई एक आदमी ला सकता है क्या? बिना टीम कभी सफल नहीं होता है। और मेरे यहां आज भी मैं कहता हूं, टीम गुजरात, टीम के बिना सफल नहीं होता है भैया। जब तक आपके पास अच्छे लोग नहीं हैं, आप उनको सुनते नहीं हैं। कभी मेरे साथ काम करके देखिए। और मेरी सफलता का मूल कारण ये है कि मैं सबको सुनता हूं। मेरी सफलता का कारण ये है मैं सबसे राय मशवरा करता हूं। हाँ, एक बार सबकी राय बन जाए और नतीजे पर फैसले इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैं पूरी शक्ति लगा देता हूं। ये अभी पूरे पिछले 3, 4, 6 महीने के प्रोसेस में भी इसी अप्रोच से काम हुआ, सारा कुछ किया आप? मैं बचपन से यही सीखा हूं, मुझे और कोई टेक्निक आती ही नहीं है। आती नहीं, मैं करने जाऊंगा तो फेल हो जाऊंगा। टेक्निक आती नहीं मुझे। सबको सुनना, सबको साथ लेना और सबको जोड़ना, यही मेरी सफलता का मूल बिंदु है। लेकिन जो लोग मोदी को पसंद नहीं करते और मोदी के खिलाफ कुछ मिलता नहीं, तो यही कुछ चीजें हैं, चलाते रहते हैं। अब उनकी भी तो रोजी रोटी का सवाल है ना। मतलब तो मेरी तरफ से उनको इतनी मदद तो मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। मैं सभी दर्शकों से एक प्रार्थना करता हूं कि लोकतंत्र ये हम सबका दायित्व है। चुनाव एक लोकतंत्र का महा उत्सव होता है। हमें अच्छा लगे बुरा लगे, मत जरूर देना चाहिए। हमें मतदान करना चाहिए। कभी भी मतदान से कतराना नहीं चाहिए। परिवार में शादी हो और 50 काम हो, भयंकर गर्मी हो, फिर भी मेरी आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, आप मतदान अवश्य करें। लोकतंत्र की वही सबसे बड़ी ताकत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी मोदी जी, बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, मेरी टीम, अजीत द्विवेदी, श्रुति व्यास और ईटीवी हेड जगदीश चंद्रा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो यह था भाजपा के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी का ईटीवी नेटवर्क को दिया गया 66 मिनट का इंटरव्यू। धर्म, ज्योतिष और ग्रंथों के मुद्दे पर, हालांकि फेस वैल्यू पर नरेंद्र मोदी यही कह रहे हैं कि मंदिर मस्जिद में केवल जाने से या मांगने से कुछ नहीं होगा, हमें पुरुषार्थ करना होगा, हमें मेहनत करनी होगी, या दूसरे शब्दों में ईश्वर उन्हीं की मदद करेगा जो अपनी मदद खुद करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद मैं हरिशंकर व्यास के इस आकलन से सहमत हूं कि शायद कोई न कोई देवी कृपा इस व्यक्ति पे जरूर है। इस बात को सिद्ध करने के लिए मैं एक किस्सा आपसे, दर्शकों से शेयर करना चाहूंगा कि 2001 में 7 अक्टूबर को जब पहली बार नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया, उस समय अटल बिहारी प्रधानमंत्री थे। इस घटना से ठीक 6 महीने पहले जयपुर के एक प्रसिद्ध ज्योतिष डॉक्टर केदार शर्मा दिल्ली के हिमाचल सदन में नरेंद्र मोदी से मिले। उस समय मोदी हिमाचल के संघ प्रचारक हुआ करते थे। उस समय रंजन भट्टाचार्य, हिमाचल के तत्कालीन मुख्यमंत्री धूमल और ओम प्रकाश सकलेचा वहां पे मौजूद थे। उन सबके बीच ज्योतिष केदार शर्मा ने यह कहा कि आप तो 6 महीने के अंदर मुख्यमंत्री बनेंगे, 3 बार मुख्यमंत्री रहेंगे और पहली बार आप 7 अक्टूबर को शपथ लेंगे। तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि केदार भाई, हम लोग संघ प्रचारक हैं, हम जनता की सेवा में हैं, हम लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं, हम लोग मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं, लेकिन विधि का विधान या देवी कृपा कि एक दिन अचानक 5 अक्टूबर 2001 के आसपास
नरेंद्र मोदी को वाजपेयी जी का फोन आया कि आपको गुजरात का मुख्यमंत्री बनना है, वहां का चार्ज संभालना है, और इस तरह से वो मुख्यमंत्री बने और ज्योतिष की भविष्यवाणी के अनुरूप वो 3 बार मुख्यमंत्री बने। तो कहने का तात्पर्य ये है, इस बात के काफी संकेत हैं कि कोई न कोई देवी कृपा या ऐश्वर्य संयोग मोदी के पक्ष में रहता है, जो उन्हें सत्ता और कुर्सी के करीब लाता है। ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी के दिलो दिमाग पर, उनकी सोच पर, उनके विचारों पर, उनके राजनीतिक दर्शन पर स्वामी विवेकानंद, लाल बहादुर शास्त्री और अटल बिहारी वाजपेयी का प्रभाव, इम्पैक्ट, इन्फ्लुएंस साफ तौर पर देखने को मिलता है। लाल बहादुर शास्त्री कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी से थे, लेकिन इसके बावजूद मोदी शास्त्री के मुरीद हैं और वो कहते हैं कि जो नारा जय जवान जय किसान शास्त्री जी ने दिया था, वो एक लोकप्रिय नारा था, उसमें एक कमिटमेंट था, एक सोच थी, एक फिलॉसफी थी, और उसे आज फिर से मोदी रिवाइव करना चाहते हैं। आपने देखा कि पहली बार नरेंद्र मोदी ने अपनी पर्सनल लाइफ को इस चैनल के साथ शेयर किया है। उनकी सारी बात का लब्बल ये है कि वो एक फक्कड़ आदमी की तरह अपना जीवन जीते हैं। उन्होंने साफ तौर पे बताया कि कौन सा म्यूजिक उनको पसंद है, कौन सा पहनावा पसंद है, क्या खान पान पसंद है, क्या लाइफस्टाइल पसंद है। और जब हम उनके पहनावे की बात करते हैं तो आजकल आमतौर पे सोशल मीडिया में और दूसरे सर्किल्स में कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी डिजाइनर ड्रेसेस पहनते हैं। ये सवाल जब हरिशंकर व्यास ने उनसे किया तो मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि भाई, जो कपड़ा मेरे तन पे सूट करेगा वही पहनूंगा, जो मुझे अच्छा लगता है, इसमें दूसरों को क्या आपत्ति हो सकती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो काफी कमांड में हैं, कॉन्फिडेंस में हैं, और पहली बार पर्सनल लाइफ के पत्ते वो ईटीवी के साथ खोल रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने जो बिना किसी हिपोक्रेसी के, बिना दिखावे के कही कि हाँ ये सही है कि किताबों से मेरा संबंध टूट गया है, आजकल मैं ज्यादा किताबें नहीं पढ़ पा रहा हूँ, गांव की लाइब्रेरी में जो किताबें थी जितनी थी उतनी ही पढ़ता था। तो इस तरह कुछ बातें हैं जो उन्होंने इस इंटरव्यू में शायद पहली बार कही हैं, और अपने सरल व्यक्तित्व को जैसा कि वो दावा करते हैं उसे उन्होंने हमारे दर्शकों के सामने, देश के सामने, जनता के सामने रखने की कोशिश ईटीवी की मार्फत की है। एक और महत्वपूर्ण बात मोदी ने इस इंटरव्यू में कही है, और वो ये है कि वो डिक्टेटर नहीं है। उनके बारे में आमतौर पे कहा जाता है, भाजपा में भी कुछ लोग कहते हैं कि वो अधिनायकवादी ढंग से काम करते हैं। उनकी वर्किंग स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में कहीं न कहीं डिक्टेटरशिप का पुट नजर आता है। अलबत्ता बात दूसरी है कि वो एक लोकप्रिय डिक्टेटर की तरह काम करते हैं, लेकिन भाजपा और दूसरे राजनीतिक दलों में, भाजपा के एक वर्ग में अभी भी कुछ लोगों का मानना है कि मोदी डिक्टेटोरियल ढंग से काम करते हैं। तो देखना यह है कि सत्ता में आने पर मोदी अपने इस तौर तरीके को बदलते हैं या फिर उन पे जो अधिनायकवाद का आरोप लगता है वो आगे भी लगता रहेगा। लेकिन मोदी शायद इन सब के प्रति सचेत हैं। इसी इंटरव्यू में उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मैं डिक्टेटर नहीं हूं, मैं अधिनायकवादी नहीं हूं, मैं फैसले नहीं थोपता हूं, मैं लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी में काम करता हूं, मैं कलेक्टिव लीडरशिप में विश्वास करता हूं, मैं सारे फैसले सबको साथ बैठा के करता हूं। और मोदी की इस बात में कुछ दम भी लगता है, क्योंकि जब हम देखते हैं टिकट वितरण का काम संसदीय बोर्ड की बैठक में, बाकी सब जगह, तो निश्चित तौर पे कम से कम फेस वैल्यू पे ये जरूर नजर आता है कि मोदी लोकतांत्रिक ढंग से काम कर रहे हैं और कलेक्टिव लीडरशिप का रूप देने की वो कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए मोदी की यह साफ सोच है कि प्रधानमंत्री को एक ऐसा राष्ट्र नायक होना चाहिए जो हर दिल पे, हर आदमी के हृदय पर राज करे, और जब भी उसकी सभा हो तो लाखों लोग, करोड़ों लोग उसे सुनने के लिए उमड़े। इसी टारगेट को, इसी दर्शन को मोदी ने अपने सामने रखा है, और शायद यही कारण है कि आज नॉर्थ ईस्ट की पब्लिक मीटिंग्स में, केरल की पब्लिक मीटिंग्स में, वेस्ट बंगाल की पब्लिक मीटिंग्स में बड़ी संख्या में लोग मोदी को सुनने और देखने के लिए आते हैं। यह सचमुच रिसेंट टाइम्स की एक पॉलिटिकल मिस्ट्री है जिसे हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। इससे कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि 16 मई के
लोकसभा चुनाव परिणाम आने से पहले ही नरेंद्र मोदी शायद मानसिक रूप से प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं और अब 18 या 19 मई को राष्ट्रपति भवन में होने वाला शपथ ग्रहण समारोह उनके लिए मात्र एक औपचारिकता है। लेकिन दूसरी ओर राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने कमर कस रखी है कि किसी भी सूरत में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे, चाहे इसके लिए दूसरे दलों के साथ मिलकर वैकल्पिक मोर्चा बनाना पड़े और किसी दूसरे व्यक्ति को बाहर से समर्थन देना पड़े। इसलिए अब ऐसी स्थिति में उत्सुकता केवल इस बात को लेकर है कि नरेंद्र मोदी एनडीए के साथ अपने प्री पोल और पोस्ट पोल अलायंसेस के साथ क्या 272 का जादुई आंकड़ा जुटा पाते हैं या फिर बीजेपी के पुराने इंडिया शाइनिंग कैंपेन की तरह नरेंद्र मोदी कैंपेन भी फ्लॉप हो जाता है। अब ये प्रोग्राम यहीं खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर और इसी समय। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं आलमी मंजर। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। शाम के तशद्दुद में अब तक 1.5 लाख से ज्यादा अफराद हलाक। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स की ताजा रिपोर्ट में इंकशाफ। इराक में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए तशहीरी मुहिम का आगाज। तशहीरी मुहिम के पहले दिन बगदाद में धमाके, 8 सिक्योरिटी एहलकार हलाक। मशरिक़ वस्ता अमन मुज़ाकरात बहाल करने के लिए अमरीकी कोशिशें तेज। जॉन केरी ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से की मुलाकात। और लापता मलेशियाई तैयारे का सर्च ऑपरेशन चैलेंजिंग। ऑस्ट्रेलियाई ज्वाइंट एजेंसी कोऑर्डिनेशन सेंटर के सदर का बयान। और अब खबरें तफसील से। मशरिक़ वस्ता अमन मुज़ाकरात की अहिया के लिए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने एक बार फिर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की है। 12 घंटों के दौरान इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की यह दूसरी मुलाकात थी। अमरीका बज़ाहिर मसला फिलिस्तीन को हल करने की कोशिश में जुटा हुआ है, लेकिन वो फिलिस्तीनियों की हिमायत में ऐसा कोई कदम भी नहीं उठाना चाहता जिससे इसराइली मफाद को नुकसान पहुंचे। यही वजह है कि अमरीकी वजीर खारजा जॉन केरी ने यरूशलेम में इसराइली वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू के साथ ताज़ा बातचीत के दौरान इसराइल और फिलिस्तीन के दरमियान मुस्तकिल अमन मुआहिदा तय पाने की डेडलाइन अप्रैल से बढ़ाकर दिसंबर करने पर गौर किया। अमरीका और इसराइल इस कोशिश में हैं कि मुस्तकिल अमन मुआहिदा तक पहुंचने की डेडलाइन 29 अप्रैल से बढ़ाकर दिसंबर के आखिर तक कर दें, ताकि इस दौरान फिलिस्तीनी अथॉरिटी मसला फिलिस्तीन पर इसराइल के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू न कर सके और फिलिस्तीन को आज़ाद ममलिकत के तौर पर तस्लीम किए जाने का मुतालबा अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से न किया जा सके। ज़राए के मुताबिक केरी के साथ मुलाकात के दौरान इसराइली वजीर आजम ने तकरीबन 400 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने पर रजामंदी जताई है, ताकि फिलिस्तीन को बातचीत की मेज पर लाने में आसानी हो। दरअसल इसराइल इस किस्म की पेशकश करके दुनिया को ये बताना चाहता है कि वो फिलिस्तीन के साथ अमन मुआहदे के लिए तैयार है, लेकिन इसराइल अमन मुआहदे के लिए फिलिस्तीन के असल मुतालबे को तस्लीम करने को तैयार नहीं। फिलिस्तीनी इलाकों में यहूदी बस्तियों की तामीर रोकने के लिए इसराइल किसी हाल में राजी नहीं, जबकि फिलिस्तीन का कहना है कि अमन मुज़ाकरात बहाल करने के लिए इसराइल को फिलिस्तीनी इलाकों में यहूदी बस्तियों की तामीर का काम रोकना होगा। जराये के मुताबिक केरी के साथ ताज़ा बातचीत के दौरान इसराइली वजीर आजम ने आर्जी तौर पर फिलिस्तीनी इलाकों में यहूदी बस्तियों की तामीर का सिलसिला रोकने पर रजामंदी जाहिर की है, लेकिन इसराइल ने यह वजाहत भी कर दी है
कि हुकूमत की जानिब से इस बाबत कोई बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया जाएगा। इसराइल के इस मौक़िफ़ से साफ पता चल रहा है कि वो फिलिस्तीन के साथ मुस्तकिल अमन मुआहदे तक नहीं पहुंचना चाहता और वक्फे से अमन मुज़ाकरात में अपनी दिलचस्पी दिखाकर दुनिया के सामने फिलिस्तीन को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। मशरिक़ वस्ता अमन मुज़ाकरात को पटरी पर लाने के लिए अमेरिका इसराइली जासूस जोनाथन पोलार्ड को रिहा कर सकता है। ज़राए के मुताबिक बिन्यामिन नेतन्याहू के साथ जॉन केरी की मुलाकात के दौरान इस मामले पर बातचीत हुई है, लेकिन जोनाथन पर क्या फैसला लिया गया इसकी इतला अभी मंजर आम पर नहीं आई है। जोनाथन को 1987 में इसराइल को अमरीकी दस्तावेजात फराहम करने के जुर्म में उम्र कैद की सजा हुई थी। इसराइल एक अरसे से अमेरिका से जोनाथन पोलार्ड की रिहाई का मुतालबा कर रहा है। सदर बराक ओबामा ने अपने पेशरों की तरह ही पोलार्ड को रिहा करने से इनकार किया था। अफगानिस्तान में सदारती इंतखाबात के लिए सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं, जिसके चलते एक जानिब सदारती उम्मीदवारों के लिए तशहीरी मुहिम आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है, तो दूसरी जानिब अफगानिस्तान में वोट रजिस्ट्रेशन करवाने की आखिरी तारीख के पेश नजर राय दहिंदे अपना वोट रजिस्टर करवाने में मसरूफ देखे गए। 5 अप्रैल को अफगानिस्तान में सदारती इंतखाबात के लिए रायदही मुनक़िद होने वाली है और मंगल को अफगानिस्तान में वोट रजिस्ट्रेशन करवाने की आखिरी तारीख थी। वोट रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख के बाद सैकड़ों अफगान वोटर्स वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाने की खातिर रजिस्ट्रेशन दफातर पर उमड़ पड़े। سامان شهر کابل 3 مراکز کاردی هست و این خاطر همه مردم نمیتونن که این کارت بگیرن و این کارت ما آمدیم اگر خلاص کوشش کنم میام کار زودتر خلاص کنم، چون نفر زیاد مونده کارت گرفته، اگر این قسم کارا پیش بره مردم بیکار میمونه دیگه। वाज़ेह रहे कि 5 अप्रैल को होने वाले अफगान सदारती इंतखाबात में अफगानिस्तान के नए सदर का इंतखाब अमल में आएगा। सरकारी हुक्काम का कहना है कि एक अंदाजे के मुताबिक अफगानिस्तान में जुमला वोटर्स की तादाद तकरीबन 30 मिलियन हो सकती है। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के अफसरों की इत्तला के मुताबिक तालिबान हुकूमत के खात्मे के बाद अफगानिस्तान के पहले जमहूरी इंतखाबात से अब तक 20 मिलियन वोटर कार्ड्स जारी किए गए हैं। वाज़ेह रहे कि तालिबान ने अफगान सदारती इंतखाबात को निशाना बनाने का इंतबाह दिया था। इस तनाजुर में रायदही के दौरान सिक्योरिटी फराहम करना अफगान हुकूमत के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। दूसरी जानिब इराक में मंगल से पार्लिमानी इंतखाबात के लिए तशहीरी मुहिम का आगाज हो गया है। इराक के दारुल-हुकूमत बगदाद और दीगर इलाकों में पार्लिमानी इंतखाबात की तशहीरी मुहिम के दौरान प्ले कार्ड्स और पोस्टर्स के जरिए तशहीरी रैलियां निकाली गई। वाज़ेह है कि इराक में 30 अप्रैल को पार्लिमानी इंतखाबात के लिए रायदही होने वाली है, जिसके पेश नजर हालिया अरसे में इराक के मुख्तलिफ इलाकों में तशद्दुद के वाक़यात पेश आए थे। اليوم هو أول يوم لإطلاق الحملات الإعلامية للسادة المرشحين للنيل والحصول على مقاعد برلمانية. نتمنى من السادة الذهاب إلى صناديق الاقتراع واختيار القوائم الأفضل التي تساهم في التغيير وخدمة الشعب العراقي وتقديم ما هو أفضل. दूसरी जानिब इंतखाबी तशहीर के आगाज के साथ ही इराक में तशद्दुद के वाक़यात का भी आगाज हो गया है। शिमाली बगदाद में मंगल के दिन पेश आए सिलसिलेवार बम धमाकों में 8 सिक्योरिटी अहलकार हलाक हो गए। वाज़ेह है कि साल 2011 में अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद इराक के ये पहले पार्लिमानी इंतखाबात हैं। इन इंतखाबात में शिया, सुन्नी और कुर्द तबके से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवार इराक के 328 असेंबली नशिस्तों के लिए इंतखाबी मैदान में है। आलमी मंजर का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। उफ, डैंड्रफ, झड़ते बाल, इचिंग स्कैल्प, नीड एन एक्सपर्ट।
हबीब हर्बल हेयर ऑयल, एक्सपर्ट एंटी फंगल हेयर नरिशिंग ऑयल। हमारी बेटियों को सुरक्षा न दे पाने वालों